नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका खुशामदीद करता हूँ इस टॉक शो में जिसका नाम है लाइफ सिंपल है। साथियों, हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हम रमज़ान का फ़ायदा किस तरह हासिल कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। इस एपिसोड में हमारी सेहत के एतबार से हम रोज़ों का फ़ायदा किस तरह हासिल कर सकते हैं, हम कैसे हेल्दी डाइट ले सकते हैं, कौन से खाने हमें अवॉइड करने चाहिए और कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं हमारी सेहत के लिहाज से जिनका ख्याल हमें इस महीने में रखना चाहिए। इस मौजू पे बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ मोहम्मद को। आपका ताल्लुक़ इंडिया से है, आप एमडी मेडिसिन है, आपने डीएनबी कार्डियोलॉजी में किया हुआ है, आप कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं, काफ़ी सारे पब्लिकेशंस आपने लिखे हैं और फिल वक्त आप बहरीन स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में एज ए डायरेक्टर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वेलकम डॉक्टर टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें आज की मौजू जो है वो देखना है कि हम रमज़ान का फ़ायदा किस तरह हासिल करें अपनी सेहत के लिहाज से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन से इश्यूज़ हैं और या कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं हमारी सेहत के जिनको जो है हम रमज़ान की मदद से बेहतर बना सकते हैं। जी जी, तो जनाब ऐसा है कि रमज़ान की जो फास्टिंग है, जो रोज़े रखते हैं हम, तो उसका बेसिक मकसद तो तक़वा गेन करना है। जी जी जी, तो अल्लाह ताला की रज़ा गेन करना है। उसके साथ ही साथ जो है ना, हमें कुछ मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं फास्टिंग के, जो रमज़ान के रोज़ों के जो है ना फास्टिंग के बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उनकी तरफ भी हम थोड़ा सा तवज्जो ले सकते हैं। तो प्राइमरली जो होता है, जैसे फास्टिंग करते हैं हम, वूमन होता है 14 घंटे, कभी 15 घंटे। जी, डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से, आप कौन से एरिया में हैं, कौन सी कंट्री में, सीज़न के हिसाब से भी डिपेंड करता है ये। तो उस हिसाब से और उसके हिसाब से हमको तो देखना पड़ता है कि बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं। सबसे कॉमन बेनिफिट जो आम लोग भी महसूस करते होंगे, दैट इज़ वेट लॉस। जी जी, रमज़ान का आपने महीना भर रोज़ा रख लिया तो आप खुद नोटिस करेंगे कि किलो 1.5 किलो वज़न कम हो जाता है। एंड दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन ऑल्सो। तो काफ़ी स्टडीज़ हुए हैं इस ताल्लुक़ से। तो एक काफ़ी बड़ी स्टडी थी ABCD ट्रायल करके, लास्ट ईयर पब्लिश हुई थी ये। तो उसमें बताया गया है कि रमज़ान की जो फास्टिंग करते हैं, जो रोज़े रहते हैं, तो उसमें वेट लॉस इज़ इम्पॉर्टेंट। काफ़ी हद तक वेट लॉस होता है। और ये वेट लॉस के साथ साथ बाकी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स जो होते हैं बॉडी के, वो भी काफ़ी हद तक चेंज होते हैं। ख़ास तौर पे जैसे लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं जी, तो इन लोगों में डायबिटीज़ का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। ओके। जो पेशेंट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होने लगते हैं। और साथ ही साथ काफ़ी दूसरे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि किसी को फैटी लिवर है, लिवर की प्रॉब्लम्स हैं, तो लिवर के जो एंजाइम्स है, लिवर में जो इन्फ्लेमेशन है, वो कम हो सकता है। माशाल्लाह। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं रमज़ान की फास्टिंग के। ओके, सो बेसिकली आपका जो है लिवर में जो है फ़ायदा हो जाता है, आपके वेट लॉस हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल कम हो हो रहा है, आपका हार्ट ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, कंट्रोल में आ सकता है। बेसिकली क्या होता है ना, रमज़ान में हमारी लाइफ थोड़ी सी डिसिप्लिन हो जाती है। जी जी जी, बाकी दिनों में हम कुछ भी खा रहे हैं, स्नैक्स कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं, तो देयर इज़ नो कंट्रोल। तो रमज़ान में जो है ना, आप एक सेट टाइमिंग है, सेट टाइमिंग के हिसाब से आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन दैट कम्स इन। ये डिसिप्लिन की वजह से जो है ना, तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे कोई कंडीशंस है, मेडिकल कंडीशन जिसके दौरान जो है किसी ने इंसान ने जो है वो रोज़े नहीं रखने चाहिए, या रोज़े से उसके मेडिकल कंडीशंस को कुछ नुकसान हो सकता है? जी, काफ़ी सारे कंडीशंस हैं जिनमें ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है, और काफ़ी कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पे रोज़ा बिल्कुल ममनू है, बिल्कुल मना है। अब इसमें हो गया वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ नॉर्मली जो बहुत सारे लोग डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो रोज़ा रख सकते हैं जी, बट जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि कम्प्लीटली इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जिनको इंसुलिन का रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंटली रहता है दिन भर में, और क्योंकि इंसुलिन ले रहे हैं तो फूड का रिक्वायरमेंट भी होता है। तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, तो उस दैट इज़ अ रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें रोज़े रखना उतना मुनासिब नहीं है। ख़ास तौर पे अगर आपकी डायबिटीज़ काफ़ी ऊंच नीच होती रहती है, ऊपर नीचे जाती रहती है, हाइपोग्लाइसीमिया जिसे बोलते हैं, यानी कि शुगर डाउन हो जाना, शुगर इतनी डाउन हो जाए कि
बंदा बेहोश हो जाए। तो अगर ऐसा कंडीशंस होते हैं, अगर रमज़ान से पहले आपकी शुगर डाउन होती रही है जी, नॉर्मली भी, मतलब नॉर्मल दिनों में आप जिस फास्ट नहीं कर रहे हैं तब भी अगर लो हो रही है शुगर, तो ऐसे लोगों को फास्ट नहीं करना चाहिए। बाकी जो डायबिटिक्स हैं, जो टैबलेट्स लेते हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल में है, उतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स कि तो ये पहले लोग आपको रोज़ा पता रख होना सकते हैं। चाहिए कि किस टाइप का डायबिटीज़ आपको है, जी। और फिर उसके बाद में जो है आप Definitely। क्या क्या तदाबीर और एहतियात कर सकते हैं आप जी, तो रमज़ान टाइप में। 1 डायबिटीज़ जो है, जो बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, जी इसमें ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। जी, टाइप 2 डायबिटीज़, अगर हम जैसे बोलते हैं ब्रिटल डायबिटीज़, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, ओके कभी लो हो रही है शुगर, कभी हाई हो रही है, ओके, तो इन लोगों को जो रमज़ान में नुकसान हो सकता है, तो दे शुड अवॉइड फास्टिंग। बट 90% जो डायबिटिक हैं दे कैन फास्ट कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं। थोड़े से एहतियात करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपकी मेडिसिन हैं, मेडिसिन को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। इंसुलिन का रिक्वायरमेंट, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो नॉर्मली जो हम बताते हैं कि सहर के वक्त जो इंसुलिन लेते हैं, तो उसको आप 2/3 ले लें। जी, मान लें कि सपोजिंग 30 यूनिट्स ले रहे थे आप पहले मॉर्निंग टाइम में, सो यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 20 यूनिट्स। जी जी जी, इफ्तार का टाइम का जो इंसुलिन होता है यूजुअली इट रिमेन्स द सेम। जी जी, बट ये सारी चीज़ें इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एग्जैक्टली यस, तो आपने जो है ना, आप अपने डॉक्टर से रुजू करना है एग्जैक्टली, रमज़ान स्टार्ट होने से पहले, कि तो ही नोज़ बेस्ट कि आपकी शुगर लेवल्स कैसी हैं, शुगर लेवल्स को कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप डेफिनेटली रोज़ा रख सकेंगे। जी। इसके अलावा कोई हार्ट की इशूज़ वगैरह वाले रख सकते हैं रोज़ा, या फिर उन्हें भी कोई एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी? जी जी, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो ये मुझे काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आता है जी जी, कि मुझे हार्ट अटैक हुआ था, या मुझे स्टेंट लगे थे, या मुझे बाईपास सर्जरी हुई थी, तो क्या मैं रोज़े रख सकता हूँ? तो उसमें भी थोड़ा सा इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। अब देखिए, मान लें कि कोई बंदा है जो 40 इयर्स का बंदा है, अदरवाइज वेल फिट है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम हुआ था 1-2 साल पहले, स्टेंट लगा था, नाउ इज़ फिट, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा बंदा बिल्कुल रोज़ा रख सकता है। और कंपेयर इट विद द अदर साइड, लेट्स से कि कोई 70 इयर्स की मोहतरमा है, बुज़ुर्ग है, थोड़ी सी फ्रेल जिसे बोलते हैं, डेलिकेट टाइप की है, तो उनकी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होती रहती है, सांस फूलने की शिकायत रहती है, उतनी ज़्यादा फिट नहीं है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। और इन जनरल टर्म्स, अगर रीसेंट हार्ट अटैक हुआ है इन द लास्ट 1 or 2 months, तो बेहतर रहेगा कि अवॉइड करें। रीसेंट सर्जरी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है इन द लास्ट 1 or 2 months, तो अवॉइड करना चाहिए रोज़ा रहना। ओके, अदरवाइज अगर ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका हार्ट का फंक्शन कैसा है। जी, हार्ट अटैक्स में भी कई किस्म के हार्ट अटैक्स होते हैं, माइनर अटैक होता है, मेजर अटैक होता है, और कितना जल्दी आपका ट्रीटमेंट किया गया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी हार्ट की फंक्शनिंग कैसी है। ओके, अगर आपकी हार्ट की पंपिंग अच्छी है, फंक्शनिंग अच्छी है, ज़्यादा चेस्ट पेन नहीं रहता है आपको, आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सक रहे हैं, तो आप बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, रोज़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगेन अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई एज की रेस्ट्रिक्शंस है कि आजकल हम देखते हैं कि लोग बड़े फोटोग्राफ्स डालते हैं कि बच्चा 4 साल का था, हमने जो है उसको रोज़ा रखवा दिया, तो कोई मिनिमम एज होना चाहिए रोज़ा रखने के लिए? कोई उसकी सेहत पर असर तो नहीं होगा? नहीं, मिनिमम एज ऐसा है कि हम बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि प्याज क्या चीज़ है, भूख क्या चीज़ है, तो इन ऐसे बच्चों को अवॉइड करना चाहिए रोज़ा रखना। जी, अब आप अपने देखें तो ये भी है कि प्यूबर्टी से शुरू होता है रोज़े का तो बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो उसके बाद से रोज़ा रख सकता है। जी, अगर बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, खाने पीने में दुश्वारी है, तो ऐसे बच्चों को अवॉइड करना चाहिए रोज़ा रखना। तो मतलब कि कम एज में, मतलब कि ऐसी एज में जहाँ पर वो कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर है और ना समझ है, वो जानता नहीं है जी जी कि भूख लग गई तो खाना चाहिए, प्यास लग गई तो पीना चाहिए, अगर इस किस्म की भी नॉलेज नहीं है तो इन बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। अदर साइड के कोई एक्सट्रीम एज है, जैसे कि क्या एज होना चाहिए कि उसके बाद में अब ना रखें तो बेहतर है? तो ये डिपेंड करता है कि वो फंक्शनली कैसा है बंदा। अगर कोई मान लीजिए 70 इयर्स के हैं बट अदरवाइज फिट हैं, एक्टिव हैं, रोज़ाना नमाज को जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, होश हवास में हैं पूरे, तो दिन कोई रोक टोक नहीं है ऐसे बंदों के लिए रोज़ा रखने के लिए। ऑन द अदर हैंड कोई समझिए वही 70 इयर्स के हैं बट बेड रिडन है, जी, तो चलते फिरते नहीं है ज़्यादा, शुगर बीपी ऊंच में जो है ना ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो आपकी फंक्शनल कैपेसिटी भी कैसी है? ओके, तो बंदा मतलब 70 इयर्स का हो सकता है बट
फिट में भी 50 ईयर्स, जी जी जी, फिजियोलॉजिकल एज में भी 50 ईयर्स, तो फंक्शनल एज में भी 50 ईयर्स, तो उसके हिसाब से होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि इफ्तार, जी, कि इफ्तार के बाद सुनते ही जो है लोग बड़े बड़े पकवान, और फिर उसके इफ्तार के बाद से वो गबगा और काफ़ी लेट नाइट ईटिंग वगैरह चलती है। तो रमज़ान के अतबार से अगर हमें वाकई इसकी सेहत के लिहाज से का फ़ायदा उठाना है, तो क्या डाइट मेंटेन करनी चाहिए हमें दिन भर, मतलब कि इफ्तार में या सहर? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इनफैक्ट एक स्टडी हुई थी दुबई में। जी जी। तो यहाँ पर 3 ग्रुप्स ऑफ नेशनैलिटीज़ को लिया गया था जी। एक थे पाकिस्तानी, दूसरे थे सूडानी, तीसरे थे अमीराती। ओके। तो इन तीनों को लेकर एक स्टडी किया गया था कि इनका रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखा गया कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है रमज़ान के बाद उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। सूडानी और अमीराती का कंट्रोल में रहता है। तो क्यों हो रहा है? इट्स बिकॉज द फूड हैबिट्स। जी, आप इफ्तार में समोसे भी चल रहे हैं, बिरयानी भी चल रही है, कब्ज़ा भी चल रहा है, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो डेफिनेटली जो है ना, आप इफ्तार में क्या ले रहे हैं, सहूर में क्या ले रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल। जी, प्राइमरली जो है फ्रूट्स और फ्रूट बेस्ड चीज़ों पे ध्यान दें। जी, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, लिक्विड बेस्ड चीज़ें हैं जैसे कि जूस हो गया, कोकोनट वाटर हो गया। एंड इट डिपेंड्स, अगर डायबिटिक है तो मीठी चीज़ों को अवॉइड करें, शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें। जी जी। अगर हाइपरटेंसिव है, हाई ब्लड प्रेशर है आपको, तो बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ों को अवॉइड करें। जी जी। तो बेसिक सिंपल फ्रूट्स, फ्रूट बेस्ड, लिक्विड बेस्ड, ये चीज़ों को लें, बेहतर रहेगा। एंड अवॉइड करें बहुत ही ज़्यादा फ्राइड हो या बहुत ज़्यादा ऑयली हो, शुगरी हो, ये चीज़ों को अवॉइड किया जाए। जी जी जी। अच्छा, एक और कंसेप्ट था जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी चल रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो जो हम लोग रमज़ान में फास्टिंग करते हैं और इसमें क्या फ़र्क है, और मतलब कोई इसमें एडवांटेज है एक दूसरे को पे? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू हमारे जो रोज़े होते हैं। तो वो भी डिसाइड होता है 14 घंटे या 15 घंटे या 16 घंटे, डिपेंडिंग ऑन बॉडी टाइप्स। तो मेन डिफरेंस जो होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग और रमज़ान की फास्टिंग में, वो है वाटर इनटेक। रमज़ान में हम वाटर भी नहीं लेते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में पानी चलता है, फूड अलाउड नहीं होता है। ओके। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। और उसके अलावा जो होता है टाइमिंग का डिफरेंस। जी। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि मैंने 10 घंटे नहीं खाना है, 12 घंटे नहीं खाना है। यहाँ पर तो टाइम सेट है जी, सनराइज टू सनसेट का टाइम सेट है, तो यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस। बाकी स्टडीज़ के हिसाब से देखा जाए तो रमज़ान की जो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही बोलते हैं उसको, तो जो फास्टिंग हो रही है, तो इसमें वी गेट मोर बेनिफिट्स। अच्छा, वो कैसे? इसमें इसलिए है कि बिकॉज अल्लाह ताला अपने साथ है, फेथ इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, आपका तक़वा भी साथ में है। तो उसके साथ जो होता है ना कि यू गेट अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, यू गेट अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, यू कैन ओवरकम एंजाइटी, डिप्रेशन, ये इश्यूज़ भी ओवरकम कर सकते हैं आप। और इसके साथ साथ जो है ना, आप जैसे इफ्तार में बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, साथ बैठ के इफ्तार खोल रहे हैं, तो लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, सोशलाइजिंग होती है। तो इसकी वजह से भी जो है ना, तो मेंटल इलनेसेस कम हो सकते हैं इसमें। जैसे मतलब मेंटल हेल्थ भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी इसकी वजह से, माशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ जो हम अक्सर ऑब्ज़र्व करते हैं रमज़ान के अंदर स्पेशली, कि रोज़े के करीब, इफ्तार के करीब जो है थोड़ा मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, और दूसरे जो है ड्राइविंग में थोड़ा सा कंसंट्रेशन लैप्स आने लगता है। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करें, या क्या इसकी वजह हो सकती है? जी, तो इसलिए ये ख़ास तौर पे ये तब होता है व्हेन जब रोज़े लंबे हों, 14 घंटे 15 घंटे या उससे ज़्यादा के रोज़े हों, या फिर पीक समर चल रहा है जहाँ पे कि हीट बहुत ज़्यादा है, तो यू टेंड टू लूज़ अ लॉट ऑफ वाटर। और ऐसे लोग जो कि ज़्यादा धूप में मेहनत कर रहे हैं, ओके, जो बंदे बैठ के एसी में काम करें उनको ज़्यादा ना महसूस हो, बट जो बंदे बाहर करें उनको ज़्यादा महसूस हो सकता है। पर्टिकुलरली ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, तो उनको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये जो लास्ट 1 to 2 आवर्स का जो पीरियड होता है, शुगर कम होने का या हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क सबसे ज़्यादा इसी टाइम होता है। ओके। तो ऐसे टाइम पे बेटर रहेगा कि आप शुगर चेक करने का ज़रिया अपने साथ रखें, ग्लूकोमीटर साथ में रखें। अगर कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, या आपको स्वेटिंग होने लग गई है, या हाथ पैर में थरथरी हो रही है, या फिर गुनूदगी हो रही है, तो समझ जाएं कि आपकी शायद शुगर डाउन हो रही है। शुगर चेक कर लें, अगर
थोड़ी सी लो है, आपको लगता है कि 1 घंटे में आप ठीक हो सकते हैं जी, तो वेट कर लें। अगर बहुत ज़्यादा लो है, मान लीजिए 60 या 50 के नीचे है, तो फिर आपको रोज़ा तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कुछ जो है अबनॉर्मल रूटीन्स भी होती है, जैसे अब खाने के औकात जो है हमारे चेंज हो जाते हैं, जागने के और सोने के औकात चेंज हो जाते हैं, तो इसका भी कोई इफेक्ट आता है हमारे मिजाज के अंदर में? डेफिनेटली। अब अक्सर उमूमन क्या होता है कि रमज़ान में आप बहुत जल्दी उठ रहे हैं सहर के लिए, फजर से भी आधा 1 घंटा पहले उठ रहे हैं, और रात में भी तरावी का होता है, क़यामुल लैल का जो निज़ाम होता है, तो इसकी वजह से नींद आपकी उतनी ठीक नहीं रहती है। तो अगर हो सकता है, अगर आपको चांस मिलता है तो ज़ोहर के बाद यू कैन टेक अ नैप, तो एक छोटा सा नैप ले लेंगे तो बेटर फील करेंगे डेफिनेटली। और इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हमारी अलग हो जाती है। जी। तो कई लोग हैं जो मतलब दिन भर में फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, अपनी कम कर सकते हैं हम, बट फिर रात में ज़्यादा हो जाती है। रात में जैसे आप बाहर जा रहे हैं, नमाज़ों के लिए जा रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, 20-20 रकात की तरावी पढ़ रहे हैं, क़यामुल लैल में खड़े रहें, तो उसमें भी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी और स्लीप का काफ़ी ऊपर नीचे होता है, तो यू हैव टू बैलेंस इट आउट। आप कैसे कर रहे हैं, कितनी कम से कम 6 से 7 घंटे नींद लेने की कोशिश करें 24 घंटे के अंदर जी। और फिज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से फिर आपको अपने दवाइयों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक। तो दवाइयों का इंतजाम कैसे करें? मतलब कि अब रोज़े के दौरान तो दवाई ले नहीं सकते जी, तो आप फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। बेस्ट तरीक़ा ये है कि आप रमज़ान से कुछ दिन पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें जी। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो वेल ट्रेंड, खासतौर पर जो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, उन्हें वो लोग जानते हैं कि कैसे एडजस्ट करना है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, इंसुलिन का हो गया, तो इंसुलिन आप 2/3 करें सहर के टाइम, इफ्तार के टाइम सेम रखें। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, अगर उसमें अगर पावरफुल मेडिसिन हैं तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ कि वो इफ्तार के टाइम ले लें, ना कि सहर के टाइम। और ख़ास तौर पे इसमें कुछ होती हैं डायूरेटिक्स माने जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा आता है। कुछ ब्लड प्रेशर के लिए या फिर हार्ट फेलियर के लिए यूज़ होती है ये पिल्स। तो अगर वो डायूरेटिक पिल्स हैं जो आप ले रहे हैं तो वो इफ्तार के बाद ले लें, ना कि सहर के टाइम ले लें। वरना बहुत ज़्यादा यूरिन जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा जी। तो इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, डोसेस एंड टाइमिंग्स विल नीड टू बी एडजस्टेड। अच्छा, कुछ लड़के होते हैं, कलीग्स भी हमारे होते हैं, जो कि प्यास के बारे में बड़ी शिकायत करते हैं कि यार मुझे रोज़ा रखा नहीं जाता इसलिए कि प्यास बड़ी लगती है, तो इसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है मेडिकली? इसका सोल्यूशन मेडिकली तो नहीं, बट आप अपने डेली एक्टिविटीज़ के हिसाब से करें कि मेक श्योर सहर के टाइम आप अच्छा पानी पिएं, कम से कम 1-1.5 लीटर पानी पिएं सहर के टाइम। और उसके बाद ऐसे एक्टिविटीज़ अवॉइड करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है। मसलन कि धूप में जाना हो गया या फिर बहुत मेहनत वाले काम करना हो गया, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। तो स्मार्टली वाटर इनटेक करें जी। एंड वाटर, जैसे मैंने बताया, डायूरेटिक पिल्स पे अगर हैं तो उसको एडजस्ट करें जी। अच्छा, एक और ये सवाल था कि अक्सर हमारी घर की लेडीज़ कंफ्यूज होती हैं कि जो एक्सपेक्टिंग है कि रोज़ा रखे ना रखे, कब रखे और कब ना रखे जी। तो इसके बारे में कोई गाइडेंस? देखिए, प्रेगनेंसी ऐसा है कि इट इज़, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं दे आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम फास्टिंग, बट काफ़ी लेडीज़ होती हैं जिनको जो मिस नहीं करना चाहती हैं रोज़ों को। तो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो रोज़ा रखा जा सकता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, यानी कि प्रेगनेंसी के साथ डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी के साथ ब्लड प्रेशर है, या प्रेगनेंसी के साथ और कोई सिम्टम्स है, लो ब्लड प्रेशर है, तो ये अनीमिया है, लो हीमोग्लोबिन है, तो ऐसे कंडीशंस में रोज़ा रखना अवॉइड करना चाहिए। एंड ख़ास तौर पे टर्म की तरफ जब आए, जब लास्ट मंथ शुरू हो जाए, तब भी रोज़ा रखना अवॉइड करना चाहिए जी। तो मेरा ख्याल है कि फिर रमज़ान के बाद हम एक बेहतर और सेहत के लिहाज से एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। एक और सवाल ये था कि डाइटिशियन कोई प्लान बना सकते हैं डाइट के लिए कि आपने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल। अगर ख़ास तौर पे वो लोग जिनको दूसरी सारी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, तो अपने फिजिशियन से मिलके या फिर बाद में अपनी डाइटिशियन से मिलके आप बना सकते हैं एक शेड्यूल कि भाई सहर में आप क्या क्या ले सकते हैं और इफ्तार में क्या क्या ले सकते हैं और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जी। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे ये था कि काफ़ी हमारे दोस्त होते हैं जो कि अलग अलग एडिशन से में लगे होते हैं, स्मोकिंग वन ऑफ देम, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है रमज़ान के अंदर में रोज़े रखना, क्योंकि उन्हें बार बार जो है वो तलब होती है, तो कैसे उसको अवॉइड कर सकेंगे वो लोग?
नहीं, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो स्मोकिंग को अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, स्मोकिंग सेसेशन करना चाहते हैं, तो रमज़ान इज़ एक्चुअली द बेस्ट टाइम। ओके, रमज़ान इज़ एक्चुअली द बेस्ट टाइम कि आप इस बुरी आदत से अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं। जी। तो काफ़ी सारे इसमें साइंटिफिक स्टडीज़ भी हुए। एक मलेशिया से एक बहुत ही वंडरफुल स्टडी थी, तो जिसमें उन्होंने देखा है कि रमज़ान में अगर फास्टिंग स्मोकिंग सेसेशन की तरफ पेशेंट को बताया जाए, रुजू किया जाए, तो इन लोगों में फ़ायदा ज़्यादा है। तो रमज़ान में चांसेस कि ये लोग स्मोकिंग से दूर रहें ये काफ़ी ज़्यादा है जी। तो इस ताल्लुक़ से तो अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जी, मैं कुछ लोग को देखा है कि वो लोग एक पैच भी लगाते हैं आम वगैरह पे ना, कि जी, निकोटिन पैचेस होते हैं, तो दे कैन बी यूज़ किया जा सकता है। अगर बहुत हेवी स्मोकर है, मतलब दिन में 2-3 पैकेट्स हो रहे हैं, तो आप निकोटिन पैचेस लगा सकते हैं। तो ये स्लोली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ निकोटिन रिलीज़ करते रहते हैं आपके बॉडी में, तो आपको उतनी ज़्यादा तलब नहीं होती है एंड आपको क्विट करने में मदद मिल जाती है इससे। लेकिन इसे क्विट किया जा सकता है रमज़ान और रोज़ों की वजह की मदद से। इससे कोई वैसे भी आप 14 घंटे स्मोक नहीं कर रहे हैं, जी जी, सुबह से लेकर शाम तक स्मोक नहीं कर रहे हैं जी, बस और 8-10 घंटे की बात है, तो बिकम्स ईजियर। मेरे ख्याल में बेहतरीन मौका है कि जो लोग ऐसे एडिक्शन में मुब्तला जी, है जी, जी। वो जो है अपने एडिक्शन से छुटकारा पा लें। अच्छा, एक और सवाल ये था कि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इंजेक्शन लें ना लें। जी, तो इंजेक्शंस के ताल्लुक़ से मतलब आप अपने मौलाना से रुजू कर सकते हैं, बट उमूमन ये कहा जाता है कि जो इंजेक्शंस जिसमें ताकत वाली चीज़ें हैं तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि विटामिन्स हो गए तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और कुछ जो इंट्रावीनस इंजेक्शंस है, यानी कि आपकी वेन में से सीधा ब्लड स्ट्रीम में जा रही हैं, जैसे आप ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, सलाइन चढ़ा रहे हैं, तो इसको अवॉइड किया जा सकता है। जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस जो होते हैं, जो मतलब स्किन के नीचे दिए जाते हैं, तो ये इंजेक्शंस लिए जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। जिन्हें सलाइन वगैरह लगी हो, कोई बीमार है तो सलाइन लगी है तो ऑटोमेटिकली आपका रोज़ा नहीं हुआ, ज़रूरत ही नहीं, रोज़ा नहीं हुआ आपका। जी जी, सलाइन चल रहा है, आपको पानी जा रहा है आपकी बॉडी में, तो आपका रोज़ा नहीं हो सकता। रोज़ा नहीं हो सकता, रोज़ा नहीं हो सकता, राइट, उसको ख़ज़ा करना पड़ेगा आपको। जी जी जी। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। सामईन, आपने देखा कि माशाल्लाह हम रमज़ान का इस्तेमाल इसके फ़वाइद जो है हम लोग सेहत के लिहाज से भी काफ़ी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी यहाँ पर राय रखी, लेकिन इस पर ध्यान दें कि आपने अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना है। ये चीज़ें केस टू केस डिफ़र होती है। आई होप कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सवाल सेहत के लिहाज से, इस एपिसोड के लिहाज से आपके जहन में है तो ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह हम इसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। और भी बहुत सारे एपिसोड आ रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ रही हैं। इंशाअल्लाह हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।